रात के करीब 10 बज रहे थे। नासिक के एक मोहल्ले में एक घर की खिड़की से रोशनी आ रही थी। अंदर एक 23 साल की हिंदू लड़की बैठी थी। हाथ में फोन था और स्क्रीन पर एक मैसेज था जिसे वो बार बार पढ़ रही थी। मैसेज एक अनजान नंबर से आया था जिसमें लिखा था कि मेरा नाम मेहरिन है, दानिश मेरा पति है, हमारे 2 बच्चे हैं, मुझे आपसे बात करनी है। मैसेज पढ़ते ही उस लड़की के हाथ से फोन छूट गया। 3 पूरे साल उसने इस इंसान पर भरोसा किया था। उसने कहा था शादी करेगा, उसने कहा था जिंदगी बदल देगा, और वो मानती रही, हर बार मानती रही, क्योंकि उसे लगता था कि यही सच है। लेकिन वो सच था ही नहीं। और यही वो पल था जब एक ऐसी कहानी का पर्दा उठना शुरू हुआ जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। एक कहानी जो किसी एक लड़की की नहीं थी, एक कहानी जो एक बीपीओ की 4 दीवारों में 4 साल से चल रही थी, चुपचाप, बेखौफ, एक पूरे नेक्सस की तरह। तो चलिए इस घटना की शुरुआत शुरू से शुरू करते हैं। महाराष्ट्र के नासिक में TCS यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का एक बीपीओ था। आईटी की दुनिया में TCS कोई छोटा नाम नहीं, ग्लोबल ब्रांड, करोड़ों का कारोबार, और उसी के एक यूनिट में करीब 147 एम्प्लॉइज काम करते थे। 2023 की शुरुआत में इस बीपीओ में एक नया बैच ज्वाइन हुआ। ज्यादातर लड़कियां थीं, 18 से 25 साल की उम्र। कई कर्मचारियों की यह पहली नौकरी थी। सैलरी थी 18 से 25 हजार के बीच। कम पैसे लेकिन बड़े सपने। कॉर्पोरेट दुनिया में पहला कदम रखने का जोश अलग ही होता है। इन्हीं में वो 23 साल की हिंदू लड़की भी थी। उसकी कहानी असल में 1 साल पहले से शुरू होती है। जनवरी 2022। नासिक के देवलाली कैंप में एक मार्केट है जिसे लव इट मार्केट कहते हैं। उस दिन वहाँ उस हिंदू लड़की की मुलाकात हुई दानिश शेख से। दोनों पहले से एक दूसरे को जानते थे। सेम एजुकेशनल बैकग्राउंड, सेम इंस्टीट्यूट, तो बात होना स्वाभाविक था। दानिश ने बताया कि वो TCS में टीम लीडर है, और फिर उसने वो बात कही जो हर एम्बिशियस लड़की सुनना चाहती है, जब तुम्हारी BCA पूरी हो जाए तो बताना, TCS में जॉब दिलवा दूंगा, सिक्योर फ्यूचर। लड़की ने सुना, मन में बात बैठ गई और वो आगे बढ़ गई। लेकिन दानिश रुका नहीं। 6 महीने बाद दानिश ने उस लड़की को कॉल किया, देवलाली कैंप में ही एक जगह बुलाया। वहाँ जॉब की बात हुई, लेकिन सिर्फ जॉब की नहीं। FIR में दर्ज है कि उस दिन दानिश ने उस लड़की पर फिजिकल रिलेशंस के लिए दबाव डाला। जब उसने मना किया तो दानिश ने कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लड़की ने कहा, सोचूंगी। वो पल उसकी जिंदगी का सबसे महंगा पॉज था। उसकी BCA कंप्लीट हुई। दानिश के कहने पर उसने TCS का इंटरव्यू दिया। सिलेक्शन हो गया। एसोसिएट के तौर पर ज्वाइन किया, और जिस BPO में दानिश काम करता था उसी में वो भी आ गई। जाल बुना जा चुका था, शिकार खुद चलकर आ गया था। उस BPO में कुछ सीनियर टीम लीडर्स थे। नाम थे दानिश शेख, तौसिफ अख्तर, सफी शेख, आसिफ अंसारी, शाहरुख कुरैशी, रजा मेमन, और एक HR मैनेजर थी, निदा खान। वह पुणे से नासिक शिफ्ट हुई थी। कुछ रिपोर्ट्स में आया कि ये टीम लीडर्स उसे लेडी D कहते थे। ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं था कि ये सब एक ही यूनिट में थे। ये एक स्ट्रक्चर था, और वो स्ट्रक्चर 4 साल से काम कर रहा था। नई रिक्रूट्स जब ज्वाइन हुई तो शुरुआत में सब नॉर्मल लगा। कैंटीन में मिलना, ऑफिस के बाहर वॉक पर जाना, बातचीत करना, ये सब कॉर्पोरेट कल्चर का हिस्सा लगता था। लेकिन धीरे धीरे बातें बदलने लगीं। दानिश और तौसिफ उस लड़की से अकेले में मिलते थे, और हर बार एक ही टॉपिक आता था, हिंदू धर्म और इस्लाम के बीच का फर्क। हिंदू देवी देवताओं के बारे में ऐसी बातें उससे कहना जो यहाँ लिखना भी संभव नहीं। यह बातचीत नहीं थी, ये एक सिस्टमैटिक कैंपेन था। FIR में दर्ज है कि तौसिफ अख्तर एक रिलीजियस यात्रा से लौटा था। उसके बाद से उसका तौर तरीका बिल्कुल बदल गया। वो खुद भी एक्सट्रीम हो गया और दूसरों को भी उसी दिशा में धकेलने लगा। पहले दानिश को, फिर बाकी लोगों को, और फिर उन नई लड़कियों को जो अभी कॉर्पोरेट जिंदगी में कदम रख रही थीं। करीब 1.5 साल बीत चुके थे। अगस्त 2024 में दानिश ने उस हिंदू लड़की को अचानक बुलाया, बिना किसी वार्निंग के अपनी बाइक पर बैठाया, नासिक की त्र्यंबक रोड पर ले गया। वहाँ जो हुआ वो FIR में दर्ज है। उसे फिजिकल रिलेशन के लिए फोर्स किया गया, और यहीं से एक नया किरदार सामने आया, तौसिफ अख्तर, 36 साल का, इन सब में सबसे उम्रदराज। उसे पता चल गया था कि दानिश और उस लड़की के बीच क्या हो चुका है, और उसने इसे एक हथियार बना लिया। धमकी दी गई, साफ शब्दों में। अगर उसने तौसिफ की बात नहीं मानी तो घर वालों को सब बता दिया जाएगा। एक तरफ शोषण था तो दूसरी तरफ ब्लैकमेल। समय बीतता रहा। घर वालों ने देखा कि उनकी बेटी बदल रही है, रमजान में रोजे रख रही है, इस्लामिक प्रैक्टिसेस फॉलो कर रही है। जो लड़की कभी मंदिर जाती थी वो अब नमाज की दिशा में देखती थी।
घर वाले समझ नहीं पाए, डर गए। उन्होंने उसका ऑफिस जाना बंद कर दिया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। फरवरी 2026 मेहरिन का मैसेज आया। दानिश की पत्नी, 2 बच्चों की माँ। जब उस लड़की ने दानिश से पूछा तो वो टालता रहा, अस्पष्ट और अधूरा जवाब देता रहा, और आखिर में उसने उस हिंदू लड़की को कह दिया, मैं कभी तुमसे शादी करना चाहता ही नहीं था। 3 साल की झूठी उम्मीद, 3 साल का दबाव, 3 साल का शोषण, और वो एक सेंटेंस जो सब कुछ साफ कर गया। उसी महीने एक और पैरेलल कहानी चल रही थी। नासिक के एक लोकल पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर ने नासिक सिटी पुलिस को अप्रोच किया। उन्होंने बताया कि टीसीएस के उस बीपीओ में एक हिंदू लड़की है, अर्ली 20s में, रमजान के रोजे रख रही है, इस्लामिक तरीके से जी रही है, और ये सब खुद से नहीं बल्कि किसी दबाव में हो रहा है। पुलिस के लिए यह सिर्फ एक कंप्लेंट नहीं थी, ये एक सिग्नल था, और नासिक पुलिस ने वो किया जो बड़े से बड़े इन्वेस्टिगेशंस में होता है। पुलिस ने डिसाइड किया कि उसे सच्चाई जानने के लिए बीपीओ के अंदर जाना होगा। कुछ कांस्टेबल्स को सिलेक्ट किया गया, जिनमें कुछ महिला कांस्टेबल्स भी थीं। इन सबको एक नई आइडेंटिटी दी गई, हाउसकीपिंग स्टाफ की। वो उसी बीपीओ में काम करने लगे, झाड़ू लगाते हुए सुनते थे, पानी देते हुए देखते थे, कैंटीन में बैठकर बातें समझते थे, रोज रात अपने ऑफिसर्स को रिपोर्ट करते थे। 3 हफ्तों में इतने सबूत इकट्ठे हो गए थे जो कि एक्शन लेने के लिए काफी थे। 26 मार्च 2026 देवलाली पुलिस स्टेशन में पहली एफआईआर दर्ज हुई। अक्यूज्ड थे दानिश शेख, तौसिफ अख्तर, निदा खान। जैसे किसी बंद कमरे की खिड़की खुली हो और हवा का एक झोंका आया हो। पहली एफआईआर के बाद लड़कियां सामने आने लगीं, 1, 2, 3, 9। जिसके बाद 26 मार्च से 3 अप्रैल 2026 तक 8 दिनों में 9 एफआईआर दर्ज हुई। सब की सब लड़कियां 18 से 25 साल की थीं। सब ने उसी बीपीओ में काम किया था। सबकी कहानी अलग थी, लेकिन सबका दर्द एक जैसा था। सेक्सुअल हैरेसमेंट, रिलीजियस प्रेशर, ब्लैकमेल। एक ने बताया कि रेजा मेमन उसकी मैरिड लाइफ पर इनअप्रोप्रिएट कमेंट्स करता था, उसे तरक्की का लालच देता था और बदले में कुछ और मांगता था। दूसरी ने बताया कि शाहरुख कुरैशी ने उसे इस तरह देखा, इस तरह बात की कि वो हर रोज ऑफिस जाने से डरने लगी। तीसरी ने बताया कि शफी शेख मीटिंग्स में उसे इस तरह देखता था कि वो शर्म से पानी पानी हो जाती थी। चौथी ने बताया कि आसिफ अंसारी और शफी शेख ने डिलिबरेटली गलत जगह टच किया, बार बार, और जब उसने कंप्लेंट की तो एचआर निदा खान ने कोई एक्शन नहीं लिया। 6 एफआईआर में रिलीजियस इन्फ्लुएंस का सेक्शन लगाया गया। सोचिए कि किसी भी कंपनी में अगर कुछ गलत होता है तो एम्प्लॉय कहाँ जाती है? एचआर के पास। लेकिन यहाँ एचआर खुद उसी षड्यंत्र का हिस्सा थी। एलिगेशंस हैं कि निदा खान ने न सिर्फ कंप्लेंट्स को दबाया, बल्कि वो हिंदू महिलाओं को नमाज पढ़ने का तरीका बताती थी, इस्लामिक प्रैक्टिसेस एक्सप्लेन करती थी। 4 साल में जितनी भी कंप्लेंट्स आईं, सबकी आवाज उसी निदा खान की टेबल पर दफन हो गई। पुलिस ने जब तौसिफ का फोन चेक किया तो एक फोटो मिला। उसमें एक हिंदू कॉलीग मुस्लिम हिजाब में थी। निदा खान पहले फरार हो गई, लेकिन 10 अप्रैल को उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। टीसीएस ने जैसे ही केस सामने आया, सभी एग्जिटेड एम्प्लॉयज को सस्पेंड करते हुए निकाल दिया। कंपनी का बयान आया कि हमारी हैरेसमेंट के प्रति 0 टॉलरेंस पॉलिसी है। लेकिन आखिर वो सवाल जो अभी भी जवाब मांगता है, एक बात जो सबसे ज्यादा चुभती है। यह 2022 से चल रहा था, 4 साल। अगर कोई एक लड़की पहले आवाज उठा पाती, अगर एचआर वो नहीं होती जो थी, अगर एक बार भी कोई इंटरनल मैकेनिज्म काम करता, तो शायद 9 एफआईआर की जरूरत नहीं होती। शायद 9 जिंदगियां इतनी तकलीफ से नहीं गुजरती। यह केस सिर्फ एक बीपीओ की कहानी नहीं है, ये हर उस जगह की कहानी है जहां पावर का दुरुपयोग होता है, जहां ट्रस्ट को हथियार बनाया जाता है, जहां आवाजें दबाई जाती हैं। वो 23 साल की लड़की जिसने रात में फोन पकड़ा था, जिसके हाथ से फोन छूट गया था, आज वो एफआईआर में कंप्लेनेंट है। वो सामने आई, उसकी आवाज ने 9 और आवाजों को हिम्मत दी। कई बार जिंदगी का सबसे बड़ा कदम वो होता है जब आप डरे हुए हों, फिर भी बोलें। जांच जारी है, सच और सामने आएगा। आखिर में आपके लिए एक सवाल, आप क्या मानते हैं? इन सब दोषियों को क्या फांसी की सजा दी जानी चाहिए? अपना जवाब हाँ या नहीं में कमेंट में जरूर दें, और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि यह कहानी देश के हर घर में पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।